फ्यूचर में पृथ्वी पे एक्सट्रीम रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाने के कारण कोई भी जीव यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाता, इसलिए इंसान पृथ्वी को छोड़ के प्रोक्सिमा AB12 नामक ग्रह पे अपना बसेरा बना लेते हैं, जो पृथ्वी से तकरीबन 4.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर होता है। मगर वहाँ पे इंसान अपने ब्रेन का 10% से ज्यादा यूज कर रहे थे, जिस वजह से इनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाने की वजह से बहुतों की मौत हो जा रही थी। और उसका हल ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ से फ्यूचर में और पास्ट में टाइम ट्रेवल करके उस मुसीबत का समाधान ढूंढ रहे थे। और वो उनको पास्ट में 1999 में इंडिया के एक छोटे से गांव हमसल देवी में एएन को एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जिनका नाम बीबी रमन था, मगर वो यहाँ पे मर चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो रिसर्च किया था उसको एक बुक में सेव करके रखा था, जो इनके काम आ सकता है। और ये सारी जानकारी वो अपने सीनियर को दे रहा था। उसके बाद उसका भी नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए टाइटस और सारा उस बुक को हासिल करने के लिए साल 2400 से 1999 में आने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अर्थ पे 1999 में दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड और डैम को बीच में रख के कुछ लोग हमसल देवी गांव को बर्बाद करने में लगे थे, मगर कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े थे, जो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई ऐसा काम हो जिससे पूरा गांव खत्म हो जाए। इसलिए प्रभाकर नाम का आदमी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलके इस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए उसके घर पे पहुंच जाता है। वो इससे कहते हैं कि मेरी आज कलेक्टर के साथ मीटिंग है, मैं उस मीटिंग में इस मुद्दे को लेकर उनसे जरूर बात करूंगा। मगर वो मिनिस्टर इस कलेक्टर को वहीं पे खत्म कर देता है, क्योंकि इसने उसके काम को रोकने की बात की थी और मिनिस्टर नहीं चाहता है कि उसके इस काम में कोई भी रोड़ा बने, इसीलिए वो कलेक्टर को अपने पास ही मार देता है। तभी उसके पास राजेश आके उससे बताता है कि प्रभाकर ने उस कलेक्टर को एक लेटर दिया है, जिसके बेस पर वो हमारे काम को बंद कर देगा। तब वो उसकी लाश को उसको दिखाते हुए कहता है कि डैम का जो काम रुका है उसको जल्द से जल्द पूरा करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर प्रभाकर अपने गैराज में आके रवि से पूछता है कि मैंने जो तुमको काम कहा था क्या वो हो गया। इस पर वो बताता है कि पूरे 50 लाख होंगे। दरअसल उसने सुबह के 3 बजे राजेश के आदमी को मार के उससे वो सारा पैसा छीन लिया था, जो अपरमित नाम के अकाउंट में रखा था, और इसको अब ये लोग खाली कर रहे थे। मगर ये बात उनको समझ में नहीं आ रही होती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इनका प्लान होता है कि ये लोग उस पैसे को छीन के गाँव वालों को वापस कर देंगे, जो उन्हीं के होते हैं। साथ ही ये लोग उनका डैम बनाने का प्रोजेक्ट को भी फेल कर देंगे। तभी इनको नानी नाम का आदमी कॉल करके कहता है कि मैंने अपरमितम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट्स हासिल किया है, मुझसे गांव के बाहर आके मिलिए। उसको लेने के लिए वो रवि को उसके पास भेजते हैं। वही गांव के बाहर टाइटस अपने असिस्टेंट के साथ साल 1999 में आ चुका था। उसके बाद वो बिना देर किए बीबी रमन के घर जाके उस बुक को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बुक उनको मिल जाता है, मगर उन्होंने उस बुक को अपने DNA से लॉक किया था, जिसको अनलॉक करने के लिए अब इनको उनके घर के किसी सदस्य का DNA चाहिए। उसको ढूंढने के लिए जो लोग निकल जाते हैं, उनको ढूंढने में इनका पूरा टाइम खत्म हो जाता है, इसलिए अब ये लोग उस बुक को बिना लिए ही वहां से निकलने लगते हैं। और इनके स्पेसक्राफ्ट का टाइम पृथ्वी छोड़ने का 7:11 PM होता है। इस बीच मिनिस्टर नानी को मार देता है, जो प्रभाकर तक इनके इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा था। दरअसल राजेश को पता चल गया था कि आज फिर से किसी ने उसके आदमी से पूरा पैसा छीन लिया है, और ये बात वो मिनिस्टर को बता देता है। और मिनिस्टर का पूरा शक प्रभाकर के ऊपर था, इसलिए वो इन सबको मरवा देता है। और इसकी जानकारी रवि को नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड विमला से मिलने गया था। दरअसल उसके बड़े भाई कृष्णा को इनके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो विमला की शादी अब किसी और से करने जा रहा था। और यही बताने के लिए उसने रवि को अपने पास बुलाया था। तभी उसका छोटा भाई सतीश वहाँ पे आ जाता है, जिस वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद वो अपने चाचा के साथ दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन शाम तक उनका कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए वो एक दुकान पे रुक के पानी पीने लगता है। तभी सतीश कुल्हाड़ी लेके उसको मारने के लिए आ रहा था। ये देखकर वो वहाँ से भाग के चलती बस में चढ़ जाता है, और उसके साथ एक और आदमी उसमें चढ़ता है, जो उसी के साथ वहाँ से भागा था। अगली सुबह जब इनकी आंख खुलती है तो ये लोग खुद को एक बीच पे पाते हैं। रवि को लगता था कि ये लोग एक ही रात में गोवा में पहुंच गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको एक सैरा नाम की विदेशी लड़की मिलती है, जो इनको बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देती है। तब रवि उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। इस पर वो बताती है कि ये ऑस्ट्रेलिया है मैन। ये सुनकर वो हंसने लगता है, मगर उसकी हंसी तब रुक जाती है जब वो मेलबर्न सिटी को देखता है। उसको देखने के बाद इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सच
सच में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक रात पहले तो वो इंडिया में था। ये सब सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसको एक डॉग मिलता है जो मरने से बाल बाल बचा था। अगली सुबह सारा उसको ढूंढते हुए इनके पास आती है क्योंकि ये डॉग उसी का था। ये दोनों कल से कुछ भी नहीं खाए होते हैं। ये देखकर वो इन दोनों को अपने अंकल के घर पे ले जाके छोड़ देती है। उसके जाने के बाद रवि के साथ का आदमी एक कौवा मार के उसको ढूंढ रहा था, लेकिन सारा अभी भी घर के बाहर थी। ये देखकर रवि उसको ऐसा करने से रोक के आग को बुझाने लगता है। तब वो न्यूज़पेपर पे देखता है कि वो सभी पेपर तो साल 2021 का है, इसलिए अब वो उसमें से एक पेपर को ले जाके सारा के पास उससे पूछता है कि ये कौन सा साल है। इस पर वो बताते हैं कि ये न्यूज़पेपर तो साल 2021 का है जो पुराना हो चुका है और ये साल 2024 चल रहा है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसको लगता था कि इन्होंने जो ड्रग्स लिया है उसका नशा अभी तक नहीं उतरा है, इसलिए ये इनको आराम करने के लिए कहती है। लेकिन रवि उससे कहता है कि कल मैं इंडिया में 1999 में बस में चढ़ा था और उसने मुझे एक ही रात में 25 साल आगे कैसे पहुंचा दिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। मगर ये बात वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसके हिसाब से टाइम ट्रेवल अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती है। लेकिन जब वो उसको अपना ID कार्ड दिखाता है जिसे देखकर अब वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत यकीन करती है और पूरा सच क्या है ये जानने के लिए उसको लेके अपने डैड के घर पे जाती है, जो एक साइंटिस्ट होते हैं। उनको स्पेस टाइम के बारे में जानकारी थी मगर वो घर पे नहीं होते हैं, इसलिए एलेक्सा की मदद से सारा इंडिया में हमसल देवी गांव के बारे में सर्च करती है, जिससे उसको पता चलता है कि वो गांव तो पूरा एक न्यूक्लियर डंप है। ये देखकर वो एक बार फिर से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जब वो वहाँ पे था तब कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। उसके आने के 10 साल बाद ही वो गांव पूरा न्यूक्लियर डंप कैसे बन गया, ये सोचकर वो बहुत ही परेशान हो रहा था। लेकिन उसकी कॉलेज की डिटेल से सारा को पता चलता है कि रवि जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। ये सब देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि वो सच में पास्ट से फ्यूचर में आ गया था, जो उसके हिसाब से इम्पॉसिबल था। उसके बाद ये लोग विमला के फोटो को सोशल मीडिया पे स्कैन करते हैं उसको ढूंढने के लिए, जो ओपन होने में टाइम ले रहा था। तभी उसके डैड भी घर पे आ जाते हैं, जो उसकी बात सुन के उसकी बात पे भी यकीन नहीं करते हैं और उनको भी लगता था कि ये नशे में बात कर रहा है। लेकिन कुछ देर के लिए वो उसकी बात को सच मान के उससे कहते हैं कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता तो मैं कब का 10 साल पीछे चला गया होता। तुम जो कह रहे हो अगर वो सच भी होता तो वो वन वे रोड है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी जो फोटो इन्होंने विमला का स्कैन किया था वो ओपन हो जाता है। तब इसको न्यूज से पता चलता है कि विमला के पूरे परिवार के साथ इसके चाचा और दोस्तों को मार के म्यूचुअल फंड का सारा पैसा लेके रवि फरार हो गया है और मिनिस्टर पुन्नैया ने हत्यारे यानी रवि को पकड़ के उसको फांसी देने का वादा किया है। ये सब देख के उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अब इसको भी जीने की कोई भी इच्छा नहीं होती है क्योंकि एक ही रात में इसने अपने सभी चाहने वालों को खो दिया होता है, जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड विमला भी शामिल थी, जिसको ये अपनी जान से ज्यादा चाहता था और ये कुछ भी करके अपने समय में वापस जाना चाहता है जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये रूम पे आके शराब पी के उस आदमी से कहता है कि किसी ने सबको मार दिया। ये सुनकर वो हंसने लगता है, जिससे ये गुस्से में आके उसके बैग को नीचे फेंक देता है और वो उस बैग में सोने का आभूषण रखा था। तभी इसकी नजर उस रिंग पे पड़ जाती है जो इसने विमला को पहनाया था और ये कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो इसको मार के बेहोश कर देता है। इधर न्यूज से सहरा और उसके डैड को पता चलता है कि रवि ने ही उन सभी को मारा है। उसके बाद वो यहाँ पे भाग आया है। ये देखकर उसके डैड अब पुलिस को कॉल करके बुलाने वाले होते हैं, लेकिन सहरा उनको रोक के कहती है कि पहले आप सच का पता लगाइए, उसके बाद पुलिस को बुलाइए। और सच क्या है ये जानने के लिए वो उनको लेके अपने अंकल के घर पे जाती है। वहाँ पे वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से घायल करके उससे बताता है कि मैंने उसके साथ सभी को मार दिया है। तब तक सहरा अपने डैड को लेके वहाँ पे पहुंच जाती है और ये उन दोनों को भी मारने वाला होता है, लेकिन रवि उसको पीछे से चाकू मार के खत्म कर देता है। उसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब सहरा के पिता उसका शुक्रिया अदा करके उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे वक्त में वापस भेजने के लिए कुछ भी करूंगा, मगर उससे पहले हमें उस जगह पे जाना होगा जहाँ पे तुम सबसे पहले सहरा को मिले थे। जब सारा अपने पिता को लेके उस जगह पे पहुंचती है तब वो ऑब्जेक्ट इनको मिल जाता है जो लहरों की वजह से किनारे पे आ गया था। दरअसल जब इन्होंने लैंड किया था तब वो ऑब्जेक्ट इनको डिस्चार्ज कर दिया था और ये लोग बह के किनारे पे आ गए थे और ये लोग उसको लेके अपने घर पे आके उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो रीस्टार्ट नहीं होता है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा बिजली की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं होती है। मगर सहरा के पिता ने एंटीना को छत पे लगाया था सिग्नल पकड़ने के लिए जो उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट था, तभी उस पे बिजली गिरने की वजह से वो रीस्टार्ट हो जाता है। तब तक रवि भी वहाँ पे पहुंच जाता है। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट होने के बाद आरा इनसे
होलोग्राम के जरिए बात करती है, जिससे इनको पता चलता है कि वो तो इनके फ्यूचर यानी कि 400 साल आगे से बात कर रही है। तब सारा के पिता उससे पूछते हैं कि आप लोगों को इन दोनों को इनके समय में भेजना चाहिए था, तो ये लोग यहाँ कैसे आ गए। इस पर वो बताती है कि आपके समय से 200 साल बाद पृथ्वी पे एक्सट्रीम रेडिएशन ज्यादा बढ़ जाने के कारण कोई भी जीव यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके 100 साल बाद इंसान प्रोक्सिमा AB12 नामक ग्रह पे रहना शुरू कर देंगे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ धमकी। आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं, मगर प्रोक्सिमा AB12 पे वो परसेंटेज बढ़ के 20 हो जाती है, जिस वजह से लोगों का नर्वस सिस्टम फेल हो रहा था और लोग बहुत ही तेजी से मर रहे थे। जिसका हल ढूंढने के लिए हमने अपनी टीम को फ्यूचर और पास्ट में भेजा था ताकि वो लोग उसका समाधान ढूंढ सके। और हमारी एक टीम जो इंडिया में 1999 में गई थी उनको वो मिल गया था। बीबी रमन नाम के साइंटिस्ट जो हमसल देवी गांव के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ब्रेन का 25% यूज किया था और वो अपने ब्रेन के ऊपर रिसर्च करके उसका सारा डेटा एक बुक में सेव किया था, जिसको उन्होंने अपने DNA से लॉक किया था। और हमारी टीम के पास उतना टाइम नहीं था कि वो उनके वंश को ढूंढ सके, इसलिए वो बुक को बिना लिए ही वापस आने के लिए निकल गए। उसी दौरान ये दो लोग उनके स्पेस क्राफ्ट में चढ़ गए जो बस की फॉर्म में पृथ्वी पे चल रहा था, और कुछ देर ट्रैवल करने के बाद दो लोगों को उसमें बेहोश पाया गया और इनकी वजह से वेट एक्सीड हो गए, कहीं वो क्रैश ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इनको डिस्पैच कर दिया। उसकी बात सुन के सारा के पिता पूछते हैं कि तब इनको इनके समय में भेजना चाहिए था, तो ये यहाँ कैसे आ गए। तब वो इनसे बताते हैं कि जब वो लोग इनको डिस्पैच किए थे तो उससे पहले ही वो स्पेस क्राफ्ट लाइट स्पीड को पार करके मिली 24 सेकेंड तक ट्रैवल कर चुकी थी और उतने समय में पृथ्वी पे 24 साल निकल गए और पृथ्वी पे 23.5 डिग्री एक्सेस होने की वजह से हमारा टाइम ट्रेवल किया हुआ लैंडर वहां पे जाके क्रैश हुआ जहां पे इस वक्त आप लोग हैं। ये सब सुनने के बाद रवि उनसे पूछता है कि क्या मुझे भेजने का वापस कोई और रास्ता है। अगर आप मुझे वापस भेजते हैं तो मैं उस बुक को आपके स्पेस क्राफ्ट में रख के निकल जाऊंगा, जिससे उस बुक के साथ आपके लोग आप तक सही सलामत पहुंच जाएंगे। बुक मिलने के नाम पे वो इसको वापस भेजने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो उससे बताती है कि हम आपको केवल 5:11 PM तक ही पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस कैप्सूल में सिर्फ उतना ही प्लूटोनियम बचा है और आपको वहां पे रिक्रिएट करने के बाद आपके हाथ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जो आपको ये बताएगा कि आपके पास वहां पे कितना टाइम बचा है। जब आप उस बुक को स्पेस क्राफ्ट में रख देंगे तब वो टाइमर अपने आप ही अनफेयर हो जाएगा। स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी छोड़ने से पहले अगर वो नहीं हटा तो वो ऑटोमेटिक ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम फेल होने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर सारा के पिता उसको ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है क्योंकि इस वक्त में उसका अपना कोई नहीं था, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उस वक्त में दिखाया जाता है जब वो बिमला के पास था, उसके भाई के आने की वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। तभी उसके ऊपर बिजली गिरती है जिस वजह से वो राख बन जाता है। उसके बाद फ्यूचर का रवि वहाँ पे रिक्रिएट होने के बाद वो सबसे पहले बिमला को बचाता है। उसके बाद वो मंदिर में जाके अपने चाचा के साथ अपने दोस्तों को भी बचा के उसमें से रामो को लेके आइंस्टाइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके पास अब केवल 2 घंटे का ही वक्त बचा होता है, इसलिए वो जल्द से जल्द सारा काम खत्म करना चाहता है। दरअसल आइंस्टाइन वही बंदा होता है जो बीबी रमन के आखिरी वंश का बचा होता है और ये उसका दोस्त होता है, मगर उससे पहले ही रवि को रास्ते में कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो सबसे पहले अपरमितम म्यूचुअल फंड के हेड ऑफिस जाता है। वहाँ पे वो राजेश को किसी से बात करते हुए देखता है और इसको ये जानना होता है कि वो किससे बात कर रहा है। तब रामू उसके कॉल को सुनने का जुगाड़ बना देता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि उसने वो सारा पैसा अपने पंप फैक्ट्री में रखा है। वहाँ पे वो सारा पैसा वो माफिया वालों को दे देगा, जिसके लिए वो अपने जीजा को उनके पास भेजता है, मगर उसकी जगह पे रवि उनके पास पहुंच गई। वो सारा पैसा उनको दे के 20 रुपए का हवाला नोट लेके वहां से हट जाता है। दरअसल अपरमितम म्यूचुअल फंड का सारा पैसा मिनिस्टर के कहने पे राजेश उन माफिया वालों को ब्लैक से व्हाइट करने के लिए दे रहा था, ताकि मिनिस्टर डैम की आड़ में इस पूरे गाँव को न्यूक्लियर डंप जोन बनवा सके, जिसके बदले में उसको जापान से बहुत ही मोटी रकम मिला था। लेकिन रवि के चाचा के साथ और भी लोग थे जो उसको ऐसा
करने से रोक रहे थे और रवि भी उनमें से एक था। इधर रामू राजेश को कॉल करके उसको मंत्री के खिलाफ भड़काने के बाद वो कृष्णा को भी कॉल करके राजेश के पंप फैक्ट्री में उसको भेज देता है। दरअसल वो भी इनके साथ मिलके उनको रोकने में लगा था और वहीं पंप फैक्ट्री में राजेश और मंत्री आपस में बहस कर रहे थे। तभी रवि को आइंस्टाइन की बाहर आवाज सुनाई देती है। उसके बाद वो उसके पास जाके उसको शादी का लालच देके उसको अपने दादा का ब्रेन डेटा पर किए हुए रिसर्च बुक को लाने के लिए कहता है। उसके बाद वो वापस आके फिर से इनकी बात सुनने लगता है। तभी कृष्णा भी वहाँ पे आ जाता है। तब रवि को पता चलता है कि इन सब के पीछे तो उसी का हाथ है। उनकी बातें सुन के इसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उतने दिनों से ये लोग उसको अपना आदमी समझ के उसको पूरी प्लानिंग बता रहे थे, मगर पूरे गांव को खत्म करने वाला मास्टरमाइंड यही होता है। उन्हीं के आदमी की वजह से ये लोग आपस में ही शूट करके एक दूसरे को खत्म कर लेते हैं, मगर कृष्णा बच जाता है, लेकिन उसको रवि खत्म कर देता है। तभी उसके पास रामू आके उससे बताता है कि हमें आइंस्टाइन पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। तब वो उसको 20 रुपए का हवाला नोट दे के कहता है कि वो मुझे मिला था और इस नोट को संभाल के रखना, क्योंकि इसकी कीमत 25 करोड़ है। ये कहकर वो उसके घर पे जाने के लिए निकल जाता है। इनको वहाँ पे वो बुक नहीं मिलता है, क्योंकि किसी ने सभी बुक को रद्दी कबाड़ वाले को बेच दिया था। जब ये उसके पास जाके उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि वो बुक मेरे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उनको वहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद ये लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे सभी बुक को रखा था और इस बार इनको वो बुक मिल जाता है। जब रवि उसके ब्लड को उस बुक के ऊपर डालता है तो वो ओपन नहीं होता है। ये देखकर वो हताश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का ही वक्त बचा था। तभी उसको याद आता है कि डीएनए तो बोन्स में होता है, इसलिए वो उसके एक बाल को उखाड़ के उस बुक के ऊपर रख देता है और इस पर डीएनए मैच होकर बुक ओपन हो जाता है। उसके बाद वो उस जगह पे जाता है जहाँ से उनका स्पेस क्राफ्ट टेक ऑफ होने वाला था। उसने अपने वादे के मुताबिक उस बुक को स्पेस क्राफ्ट में रख के वो निकल जाता है। उसके बाद उसके हाथ पर का टाइमर भी खत्म हो जाता है और वो अपने लोगों को फिर से जिंदा पाके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सबसे कहता है कि चला गया। आइंस्टाइन को लगता था कि उसके हाथ से ये रिश्ता भी चला गया, साथ ही वो पूरे फ्यूचर को बदल देता है। अगर इसका कोई और भी पार्ट आता है तो हम उसका जरूर एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद एक ऐसा शब्द होता है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।